फील्ड है और इसमें कोई करंट कैरिंग वायर है, ऐसा करंट कैरिंग वायर है। इसके एल लेंथ पे हम देख रहे हैं कि किसी करंट की वजह से उस एल लेंथ पे कितना फोर्स है। वायर इसके पीछे आगे हो सकता है, बट हमारा इंटरेस्ट केवल इस एल लेंथ पे है, यानी इस एल लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है कि चार्ज जब मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अच्छा बताओ करंट क्या है, करंट भी मोशन ऑफ चार्ज है कि नहीं है। हम करंट को कैसे मानते हैं, पॉजिटिव का फ्लो। हकीकत में वो नेगेटिव का फ्लो होता है, लेकिन हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। नहीं तो करंट और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये भी पढ़ा है। उसका रूल याद है यार, चार्ज जहां चल रहा है वहां पे अंगूठा रखना है और मैग्नेटिक फील्ड पर उंगलियां रखना है, तो फिर जो तमाचे की डायरेक्शन आती है वही फोर्स की डायरेक्शन है, करंट। अब चार्ज मोशन के बजाय हम उसको क्या कहेंगे, करंट, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज मोशन की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। तो करंट के अलोंग अंगूठा रखना है और मैग्नेटिक फील्ड उंगलियों से रिप्रेजेंट होगा, तो फिर जो तमाचा मारने की डायरेक्शन आएगी वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। यानी इस वायर सेगमेंट पे ऊपर की तरफ फिलहाल जिस तरह का डायग्राम मैंने दिखाया इस हिसाब से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है तो बताओ। अच्छा अगर इन चार्ज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो ही तो करंट होता है, इसका मतलब इनमें मोशन है और चार्ज जब भी मोशन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उस पर फोर्स लगता है। अब क्या वेलोसिटी करंट से रिलेटेड है कि नहीं, इसका मतलब पिछले वाले फॉर्मूले में हमने क्यू वी बी साइन थीटा देखा था, वहां वेलोसिटी रिप्लेस करके हम जबरदस्ती करंट अपियर कराने वाले हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। पहले हमने फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा देखा था, अब ये फॉर्मूला आने वाला है आई एल बी साइन थीटा। ये एल लेंथ के वायर सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स है। ये करंट कैरिंग वायर सेगमेंट जो कि एल लेंथ का है, जिसमें आई का करंट है, उस पे लगने वाला ये फोर्स है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। अब फिजिक्स में जब जब हमने ए बी साइन थीटा टाइप का फॉर्मूला देखा है और सामने वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करी गई है, तो हम उसको कैसे लिख देते हैं, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। तो ये इसका स्केलर फॉर्मूला है और ये इसका वेक्टर फॉर्मूला है ना। एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। और डायरेक्शन कैसे बताई मैंने, करंट मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स। ये लेंथ वेक्टर को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कैसे तय की जाती है। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा लेंथ वेक्टर हमेशा उसी के अलोंग दिखाया जाएगा। एल वेक्टर हैज डायरेक्शन अलोंग द करंट। तो अभी फिलहाल मैंने एक स्ट्रेट सेगमेंट दिखाया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं कि एल वेक्टर क्या है।
तो इसी फॉर्मूले में अब मैं कह रहा हूं कि अगर लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल आई मीन 90 डिग्री पे है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर 90 डिग्री पे है तो फोर्स कितना आ जाएगा आई एल बी साइन 90, मतलब कितना आई एल बी। तो यार इसी फॉर्मूले से हम इस बात को समझ सकते हैं, आमतौर पे यही एग्जाम्पल हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। अब मैं कह रहा हूं अगर ये वायर कर्व्ड हो तो क्या, कर्व्ड वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म हम मान रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज फिक्स रहती है। तो डायरेक्शन वाइज राइट है, मैग्नीट्यूड वाइज पूरे वायर में सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स निकल के आया है 90 डिग्री में। ये जनरल फॉर्मूला था। अब मैं कह रहा हूं अगर टेढ़ा मेढ़ा सेगमेंट है, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर सेगमेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो हम लोग ने यार लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी दिखाई है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। क्या सोचो इतने सारे लेंथ वेक्टर हो और हमें इन सारे लेंथ वेक्टर का रिजल्टेंट देखना हो, तो वो रिजल्टेंट इस ए से शुरू होगा और बी पे इन सारे वेक्टर का लेंथ वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको मैं एल इफेक्टिव लिख रहा हूं, है ना, यानी इस पूरे कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला ये क्या है, एल इफेक्टिव है। और मान लिया अभी करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, कहीं भी हो सकता है करंट, तो अब फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा, तो फोर्स होगा आई एल बी साइन थीटा, जो भी थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में जो भी थीटा है वो थीटा हमें रख देना है। डायरेक्शन अगर हम ये थीटा रख देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन की बात हम लोग कर चुके हैं, करंट के अलोंग अंगूठा रखना है, लाइनें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उंगलियों से दिखाना है, तो जो तमाचा मारने की डायरेक्शन आएगी वही क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। यानी कर्व सेगमेंट पे जब भी टेढ़ा मेढ़ा सेगमेंट आए हमें एक वायर दिखाना है और बस उसकी लेंथ लिख देना है एल इफेक्टिव, तो वही फॉर्मूला जो हमारा जनरल फॉर्मूला था वो यहां भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो यहां पर एक ऐसा सर्कुलर वायर सेगमेंट है ए रेडियस का या आर रेडियस का, तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा, आई, बिल्कुल, अगर मैं इस ए से बी को ज्वाइन करने वाला एक वायर दिखाऊंगा तो कितनी लेंथ का होगा, 2r लेंथ का होगा, है ना। करंट कोई एक डायरेक्शन में दिखा देता हूं मैं, अगर बी से ए करंट गया है तो यहाँ बी से हम ए करंट दिखा देंगे, और अब बताओ अच्छा करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर कितना लगेगा, तो इसका इफेक्टिव वायर ये है जिसकी लंबाई 2r है, तो ये हो जाएगा आई 2r बी साइन 90, साइन 91 होता है। बात क्लियर है।
थीटा का मतलब समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ लें कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा ये एंगल है ना। आई एल बी साइन थीटा में थीटा क्या होता है, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, यहाँ वो मैंने 90 रख दिया है, तो कितना हो गया आई एल बी, है ना। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हमें उसका एक स्ट्रेट वायर बना लेना है, और स्ट्रेट वायर बनाने के बाद जो भी थीटा होगा वो यूज कर लेना है, तो इसका आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक कोई कर्व्ड वायर आ जाए। कर्व्ड वायर मतलब कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप का वायर हो ऐसा, उसमें भी आई का करंट है, फोर्स कितना लगेगा। करंट कैरिंग लूप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बता इस लूप का लेंथ वेक्टर क्या होगा। देखो यार, इस लूप का लेंथ वेक्टर ए से बी ज्वाइन करने वाला लाइन था। अब ये पूरा लूप है, तो एक तरह से इसके अगर सारे वेक्टर्स बनाए जाएंगे तो वो घूम फिर के कहां आ गया, यहीं आ गया। तो हम कह सकते हैं एल वेक्टर क्या हो गया, 0। तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, फोर्स होता है आई इंटू एल इफेक्टिव बी साइन थीटा। तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, कुल मिला के लूप पे फोर्स नहीं लगेगा। बात क्लियर है। इसका एक और लॉजिक है समझने का, अगर किसी को ऐसे हजम नहीं होता है, कि अगर मैं इस वायर को कहीं से भी दो टुकड़ों में स्प्लिट कर देता हूं, कहीं से भी दो टुकड़ों में स्प्लिट कर देता हूं, मान लिया ऐसे मैंने दो टुकड़े स्प्लिट कर दिए हैं, तो क्या इसको रिप्रेजेंट करने वाला, इस टुकड़े को रिप्रेजेंट करने वाला एक वायर इधर बनाओगे और उधर वाले कर्व टुकड़े को रिप्रेजेंट करने वाला इधर वायर बनाओगे। देखिए जरा, इसको रिप्रेजेंट करने वाला ये है और इसको रिप्रेजेंट करने वाला, क्या दोनों बराबर होंगे या अलग अलग, बराबर होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने वाले इस पे लगने वाला फोर्स जहां भी आएगा, क्या इस पे लगने वाला फोर्स, देखो यार इसमें जो करंट है ऊपर की तरफ है, तो इसमें करंट नीचे की तरफ है, क्या दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस सेगमेंट पे फोर्स अंदर आएगा तो इस सेगमेंट पे फोर्स बाहर आएगा, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। ये भी एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है कि फोर्स एक दूसरे के, ये इसका एक एल इफेक्टिव है और ये L2 है, इस पे लगने वाला फोर्स और उसके लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कल को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कहता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर लूप रखा है r रेडियस का,
कोई पूछे यार फोर्स कितना होगा, हाँ, फोर्स ऑन लूप 0। लेकिन यार इसमें एक मैं तुम्हें एक्सेप्शनल डिस्कशन बता रहा हूं जो जनरली किसी को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हमने अभी अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो इसमें बुरा विरोधाभास है। मैंने कहा ये करंट कैरिंग लूप है, इस पे फोर्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्योंकि लूप में 0 होता है तो इसमें भी। लेकिन मैंने एक और बात लिखी है यार, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है तो ये कभी यूनिफॉर्म, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, नहीं, ये थ्योरेटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली ये हम लोगों ने अपने मन से मान लिया कि अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो तो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, लेकिन राइटर ने अगर लिख दिया है तो हम मान लेते हैं कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो। क्या बता इस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा क्या? सोचो मैंने, हाँ, क्या इस छोटे से पोर्शन पे जरा चेक करते हैं, करंट ऊपर है तो फोर्स कहां आएगा? बाहर। इस छोटे से सेगमेंट में चेक करते हैं करंट, तो फोर्स कहां आएगा? बाहर। इस छोटे सेगमेंट में फोर्स कहां आएगा? तुम देखो यार हर सेगमेंट में फोर्स बाहर ही आएगा, जबकि इसमें देखोगे तो यार इधर के सारे सेगमेंट को नेट फोर्स कहां आ रहा है? अंदर। इधर के सारे सेगमेंट छोटे छोटे निकालोगे तो उनका फोर्स कहां आएगा? बाहर। तो इसका अंदर बाहर कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन यहां अंदर बाहर कैंसिल। यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसा हो सकता है। ये कैसी फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हर सेगमेंट का फोर्स निकालोगे तो कहां आएगा? बाहर। बात क्लियर है? तो अब कोई पूछे यार ये आर रेडियस का लूप है तो बताओ इस पे फोर्स कितना होगा? कोई बता सकता है? अच्छा ये मान लो कि हर जगह बी की मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप का जो रीजन है वहां मैग्नेटिक फील्ड, लूप से इंटरेक्ट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी है ना? बिल्कुल। फोर्स होगा किसी भी छोटे सेगमेंट में, फोर्स लिखोगे तो लिखोगे आई डीएल बी साइन 90। क्यों? क्या बता मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे है कि नहीं? और ऐसा ऐसा डीएल, ऐसा ऐसा डीएल सारा ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा? हाँ, सारा डीएल ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू बी साइन 90 कितना? 1। तो इस केस में 4 0 नहीं होगा। ये केवल एक ही एक्सेप्शनल केस है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोचो ये जमीन पे एक रेलवे ट्रैक जैसा ट्रैक है जिसके ऊपर रॉड रखा गया है, सब कुछ मेटेलिक है। मेटेलिक मतलब उसमें करंट फ्लो हो सकता है, और एक करंट कैरिंग सोर्स यहां रखा है, बैटरी मान सकते हो तुम कि एक बैटरी या कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब होता है कि जिसका करंट कभी बदल नहीं सकता है। इसका मतलब कुछ भी हालात हो जाए इसका आई बदलेगा नहीं। कांस्टेंट करंट सोर्स है, यहां से अगर आई निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो आई पूरा लूप कवर करते हुए वापस आएगा। ठीक है, ये सोर्स को करंट वापस हो गया।
अब मुझे बताओ इस रॉड पे करंट की वजह से इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं? फोर्स ऑन रॉड कितना आएगा? हाँ भाई, रॉड पे फोर्स कितना आएगा? फोर्स होता है आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90, आई मीन साइन थीटा। थीटा कितना है? क्यों? रॉड की लंबाई इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे, तो फोर्स कितना होगा आई एल बी। मैंने कहा अगर रॉड का मास m है, पहले तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ लगेगा? राइट डायरेक्शन में। कितना लगेगा लिख चुके हैं। अब बता इस फोर्स की वजह से इस रॉड का एक्सेलेरेशन कितना आएगा? एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है? एफ बाई एम, यानी आई एल बी बाई एम। मैकेनिक्स शुरू हो गई है और अभी काइनेमेटिक्स। सोचो ये रॉड डी दूरी के बाद इस ट्रैक को छोड़ देगा, यहां से ट्रैक है ही नहीं, तो क्वेश्चन पूछा ट्रैक से गिरने से पहले इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी या ट्रैक से गिरने का टाइम बताना है। ट्रैक से गिरने का टाइम, टाइम टेकन बाय रॉड बिफोर फॉलिंग, बिफोर फॉलिंग। टी इक्वल टू 0 का सीन यहां दे रखा है, तो बताओ यहां से डी दूरी जाते जाते उसका स्पीड क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स आ गई यार। क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ए की जगह क्या वी आ गया। कोई पूछे यहां से गिरने का टाइम क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या आता है √2s बाई ए, और ए की जगह क्या? ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। इसका अब मैग्नेटिज्म से कोई लेन देना नहीं, मैग्नेटिज्म से बस एक बात निकल के आई है आई एल बी, और अब वो काइनेमेटिक्स। क्या बता इसी रॉड में कोई कह दे कि बताओ इसमें कितना फ्रिक्शन हो, कि जस्ट कितना म्यू हो जिससे ये जस्ट खिसकते खिसकते रह जाए। आई एल बी को किसके बराबर लिख दोगे? म्यू एम जी के बराबर लिख दो तो म्यू निकल आएगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कोई कहते यार यहां मैंने एक धागा बांध रखा है, ऐसे मैंने धागा बांध रखा है, बताओ यही क्वेश्चन है, धागा बांध रखा है, रॉड पे टेंशन कितना हो, ये धागे पे टेंशन कितना होगा? तो सीधी सी बात है यार, इस पे लग रहा है आई एल बी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा आई एल बी। कोई कहते यार कि रफ सरफेस है, जस्ट अबाउट टू मूव, वाले हाथ हैं, हालात हैं, अबाउट टू मूव, तो फ्रिक्शन बताओ, म्यू बताना है, तो तुम क्या लिख दोगे? आई एल बी को किसके बराबर, यहां से और यहां से मिला के जो फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने फोर्स के समय करे हैं वो यहां पे बनाए जा सकते हैं। मैकेनिक्स और इसके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन हो सकते हैं।
तो एक ए एरिया का लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तुम्हें पता है अगर मैं पूछूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस पे फोर्स कितना लगेगा, 0, फोर्स 0 होगा। लेकिन इस पे टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो सिचुएशन है। अगर कोई लूप इस तरह से रखा है, ये पर्टिकुलर केस है कि लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में क्या एंगल है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ये ध्यान देना है, जब मैं एरिया वेक्टर कह रहा हूं तो एरिया वेक्टर प्लेन के 90 डिग्री पे दिखाया जाता है। अगर कोई कहे प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्या इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे। दोनों एक ही बातें हैं। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इस पे लगने वाला F तो 0 होगा ही, टाउ भी 0 होगा। लेकिन अगर थीटा एंगल का मामला है तो F तो 0 होगा ही, क्योंकि हमने अभी अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है F 0 का। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है तो फोर्स क्या होगा, लेकिन उस पर टॉर्क लगेगा। कितना लगेगा, NIAB साइन थीटा। ये फॉर्मूला डेरिवेशन से निकलता है। मैंने तुम्हें सीधे बताया है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न की कॉइल है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है, और I क्या है, करंट इन द लूप। अगर करंट ही नहीं है तो फोर्स लगने की कोई संभावना नहीं है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हैं कि इस करंट कैरिंग लूप के आधे पोर्शन पे फोर्स ऊपर लगे और आधे में अंदर लगे, तो इस पे एक पेयर ऑफ फोर्स अपोजिट में आएगा जो इसको घुमा सकता है, इसको टॉर्क दे सकता है ना। अब वो टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, इसको कैसा घुमाने का प्रयास करेगा, तो तुम अभी इजी सोचने के लिए ऐसे कह सकते हो, टॉर्क ऐसा लगता है कि एरिया वेक्टर को वो इस स्थिति में लाना चाहता है, इस स्थिति में। ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुम्हें पता है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जिसके थोड़ी इधर या थोड़ा इधर घुमा दिया जाए वापस वहीं आना चाहती है। ध्यान दे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एक रिजिड बॉडी की है। अगर एक पॉइंट मास का स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है तो हम कहते हैं थोड़ा इधर उधर खिसका दो तो वो मीन पे आना चाहता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मास का होता है, और वहां हम फोर्स की बातें करते हैं। ये एक रिजिड बॉडी है, सर्कुलर शेप की बॉडी है, तो इसके लिए हम क्या बात करेंगे कि जब भी तुम इसको डिस्टर्ब करके थोड़ा राइट ले जाओगे या थोड़ा लेफ्ट ले जाओगे तो वो कहां आना चाहता है, वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और ये उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहीं भी घुमा के रखोगे तो वो यहां आना चाहेगा। बात क्लियर है। तो अब ये उसकी नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तभी इसका टॉर्क NIAB साइन थीटा है। यहां N नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, I करंट ऑफ द कॉइल है। तो किसी ने सोचा कि NIA क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें। इसमें N, I और A तीनों किसकी पहचान है यार, N भी नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल है, I भी करंट ऑफ द कॉइल है, और A भी एरिया ऑफ द, तो इसको हमने एक नाम दे दिया म्यू। क्या नाम दे दिया, म्यू। तो म्यू यहां पर बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू। और म्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, NIA। म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो सामने भी एक वेक्टर क्वांटिटी जरूर रखते हैं। तो यहां N नंबर ऑफ टर्न है जो वेक्टर हो नहीं सकता, करंट हमेशा स्केलर है, तो यहां A एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यार म्यू और A हमेशा एक दूसरे के, म्यू और A हमेशा एक दूसरे के। जब भी कभी ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिसमें सामने एक वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई क्रॉस डॉट कुछ ना हो, तो इसका मतलब जो सामने वाले का डायरेक्शन है वही म्यू का भी डायरेक्शन है। तो म्यू इज पैरेलल टू, म्यू हैज इज पैरेलल टू ए, या कह सकते हैं म्यू एंड ए हैव सेम डायरेक्शन, हैव
सेम डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन हमेशा सेम होती हैं। ये बस म्यू नाम दिखा दिया है इसलिए कि हम NIA से छुटकारा पा जाए, बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसलिए हमने सब सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा नाम दे दिया है। अब जरा देखें, म्यू एक वेक्टर है जो इसी लाइन के अलोंग होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। फिजिक्स में जब जब हम AB sin थीटा टाइप देखते हैं तो उसको कैसे डिफाइन कर देते हैं? हाँ, A क्रॉस B से। तो हम इसको क्या डिफाइन करने वाले हैं? म्यू क्रॉस B। यानी ये हमारा स्केलर फॉर्मूला है, ये हमने स्केलर फॉर्मूला दिखाया है और ये क्या दिखाया है? वेक्टर फॉर्मूला। फिजिक्स में जब जब वेक्टर फॉर्मूला आता है, इसका अपना डायरेक्शन है, इसका अपना डायरेक्शन है, तो रिजल्ट का भी अपना डायरेक्शन होता है। और ये बात हम बहुत शुरू से जानते हैं, A क्रॉस B से जब कोई चीज डिफाइंड होती है C, तो C दोनों के, यानी क्या मैं कह सकता हूं, टाउ इज परपेंडिकुलर टू म्यू, टाउ इज परपेंडिकुलर टू बी। ये तो फिजिक्स में यार बिल्कुल मैथमेटिकल पैटर्न है यार। फिजिक्स में जब जब कोई ऐसा फॉर्मूला हमने देखा है, चाहे वो टाउ बराबर P क्रॉस E हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, वो तो बिल्कुल सेम ही लुक में होता है। और तुम्हें याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने P क्रॉस ए देखा था, तो उसमें P का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी वजह से शायद यहां म्यू का नाम भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखा है। क्या वहां भी फॉर्मूला P क्रॉस E था, यहां म्यू क्रॉस, तो सब कुछ मिलता जुलता है। क्या बात समझ रहे हैं यार? एक और चीज मैं मिलती जुलती बताने वाला हूं, चलो पहले इतना पहले नोट कर लें। तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल जी का फॉर्मूला हमने U बराबर क्या पढ़ा था? अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी हो जिसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल हो, तो U बराबर हमने क्या पढ़ा था? इसका फॉर्मूला होता था माइनस पी कॉस थीटा, और अब आने वाला है माइनस म्यू बी कॉस थीटा। थीटा अभी भी वही है यार, थीटा क्या है? क्या इसको हम और क्या लिख सकते हैं? माइनस म्यू डॉट बी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, अब मैग्नेटिक में बिल्कुल सेम फैशन में है, और जो यूज हमने वहां पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही यूज यहां भी आने वाले हैं। तो एक टॉर्क का फॉर्मूला हो गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाइपोल से मिलता जुलता है, और एक पोटेंशियल जी का फॉर्मूला हो गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाइपोल की पोटेंशियल जी से मिलता जुलता है। पेन कहाँ गया? अभी तो था ये।
हाँ भाई, मैंने एक कॉइल दिया है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर, मैग्नेटिक टॉर्क फिर मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर। 3 क्वेश्चन के जवाब देना है, 4 क्वेश्चन के। सही है यार, तो पीपीटी में भी काम आ रहा है। हाँ भाई, आर रेडियस का लूप है, ये सारे आंसर देना है एक एक करके। हाँ भाई, फॉर्मूले बगल में लिखे हैं, बस कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्या होता है, NIA। एरिया नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो तुम बता सकते हो यार, अगर ये A रेडियस का लूप है तो इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, बिल्कुल यार, इसको हम x और इसको y बोल देते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, NI पाई ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में क्या लिख देंगे, k कैप। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड अगल बगल लिख दिया जाता है तो वेक्टर बन जाता है। क्या इस बात पर किसी को आपत्ति है? करंट डिस्टेंस का है तो यार, हाँ ये बात मुझे बताना है कि एरिया वेक्टर जो होता है करंट के हिसाब से होता है। जैसे करंट अगर एक्सेंस का है तो अपने हाथ को ऐसे कर्ल करो तो एरिया वेक्टर कहां आएगा, बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर कहां गया, बाहर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कहां आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कहां आ रहा है, बाहर। अगर ये क्लॉकवाइज होता तब अंदर आता, फिलहाल ये कहां है, बाहर। क्या ये बात समझ में आ गई? वहां भी एरिया वेक्टर का मतलब कि अपने मन से डिसाइड करना हो तो करंट से ही डिसाइड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टॉर्क, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए। टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, बिना वेक्टर फॉर्म में बस मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखोगे,
एन आई पाई ए स्क्वायर बी साइन थीटा। थीटा कितना? क्या एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? एरिया वेक्टर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो साइन 180। तो पता है ये कितना आ गया? साइन 180 क्या होता है? हाँ, साइन 180 जीरो होता है, मतलब इस पे कोई टॉर्क। तो अब उसको वेक्टर फॉर्म में बताने की जरूरत खत्म ही हो गई यार। टाउ वेक्टर भी क्या हो गया? जीरो। बताने की जरूरत ही खत्म हो गई। कोई दिक्कत है? एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। कोई दिक्कत है? किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, क्या दे रखा है? अपने आप फैसले लें पहले थोड़ा थोड़ा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने लोग लिख लिया यार? लिखना शुरू करे भाई, सारे फॉर्मूले बगल में लिखे हैं। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का स्केलर फॉर्मूला होता है NIA। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कितने लोग निकल लिया है? इतना तो जानते ही चलो यार, फॉर्मूला बेस्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर करंट दिखाया गया है ये इस तरह से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एरिया वेक्टर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी बाहर। यानी हम लोग
म्यू वेक्टर लिखेंगे एन आई ए इंटू, साथ में यूनिट वेक्टर दिखाएंगे कहाँ, के कैप। पिछली बार भी यही किया था, कुछ अलग है ही नहीं। मैग्नेटिक टॉर्क कितना, ये कौन दिखाएगा यार? अब तक मैग्नेटिक टॉर्क किसने लिखा है? मैंने 0 किया। पहले टॉर्क बताना फिर टॉर्क वेक्टर। टॉर्क कितना लिखा है? अच्छा बताओ, लाइनें तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिख रही हैं और दिख रही है, इसका मतलब ये लाइनें किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, लाइनें। और एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर। तो एरिया वेक्टर और लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर सर ये एंगल क्या है? ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया है। अरे एक्स एक्सिस साथ जो एंगल दिया है उसका कोई यूज है क्या? हमें एंगल किसके किसके बीच का चाहिए होता है? एरिया वेक्टर। तो वो एंगल कुछ भी दिया हो तो नहीं उठाना है यार, कोई भी पड़ी हुई वस्तु बम हो सकती है, काम की चीज केवल उठाना है। तो कितना, म्यू इक्वल टू आ गया एन आई पाई ए स्क्वायर बी साइन 90। तो कितना आ गया, कितने लोगों ने कर लिया यार? साइन 90 नहीं किया, साइन 60 साइन 30 कर लो तुम लोग। अभी इस उम्र में आके ये सब करोगे यार, इस स्टेज में आके? मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर ये कैसे लिखोगे यार? मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर कैसे लिखोगे? चलो, मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर पे हमने अभी तक ज्यादा बात करी नहीं है। मैग्नेटिक टॉर्क वेक्टर कैसे डिफाइंड है यार? म्यू क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट से। और क्रॉस का रूल होता है, पहले वेक्टर से हवा करते हुए चलो दूसरे की तरफ तो अंगूठा बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन कहां है। ये क्रॉस का रूल है पूरे वेक्टर में। फिजिक्स में जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसकी डायरेक्शन हम ऐसे ही तय करते हैं। अब मैं कहता हूं यार इसका एरिया वेक्टर कहां है? बाहर है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर है। तो बाहर से अंदर की तरफ हवा करते हुए चलो तो अंगूठा कुछ ऐसी डायरेक्शन में आ रहा है। तुम देख रहे हो यार, ये जो डायरेक्शन आई है ना यार, ये लूप इसके अबाउट घूमेगा। भाई टॉर्क वेक्टर कैसे डिफाइंड है? पहले वेक्टर से हवा करते हुए दूसरे की तरफ चलो तो ये अंगूठा पता है इसके 90 डिग्री, यानी एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलोगे तो अंगूठा ये ऐसे आएगा यहां से 30 डिग्री पे, यहां से 30 डिग्री पे। क्या जनता समझ पा रही है? तो यार टॉर्क को अभी क्या है कि या तो तुम मैथ्स के भरोसे छोड़ दो तो आंसर अपने आप निकल आएगा, या फिर तुम समझ पा रहे हो कि टॉर्क वेक्टर ये 30 डिग्री इधर आना है तो उसको वेक्टर बनाओ। भाई मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड पता है, जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड टॉर्क का पता हो, सॉरी ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, तो हम कंपोनेंट करके भी वेक्टर लिख देते हैं। नहीं, क्या इसका टाउ कॉस 30 आएगा ऊपर और टाउ साइन 30 आएगा पीछे? तो एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको हम और मैथ्स के भरोसे छोड़ के भी कर सकते हैं। बता टॉर्क को वेक्टर लुक में हमने क्या पढ़ा है यार? टॉर्क को हमने क्या पढ़ा है? म्यू क्रॉस बी पढ़ा है कि नहीं? म्यू कितना है? एन आई पाई ए स्क्वायर के कैप, नहीं पढ़ा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आई कैप दोनों में है। तो बी को तुम वेक्टर बनाओ। बता यार, बी को वेक्टर बनाओगे तो आएगा बी कॉस 30 आई प्लस बी साइन 30 जे, यानी आ गया बी रूट 3/2 आई बी बाई 2। तो b बाई 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? रूट 3 आई प्लस 1 जे। कितना आ गया यार? b बाई 2 रूट 3 आई प्लस जे। अब देखो यार, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बाहर ले लो, वेक्टर वेक्टर में क्रॉस कर लो। कितना आ गया यार? एन आई पाई ए स्क्वायर बी बाई 2
k का क्रॉस i के साथ करोगे, k क्रॉस i बनेगा √3 k क्रॉस i प्लस k का क्रॉस और किसके साथ होना है, j के साथ। अब तुम सोचो यार इनके क्रॉस क्या हुआ करते थे, तो हम वो चक्की वाला रूल लगाते थे, i j k लिखते थे। बताओ जरा, k क्रॉस i क्या आएगा, j, और k क्रॉस j उल्टा चक्की में चलते तो माइनस आई, तो ये आ गया एन आई पाई ए स्क्वायर बी बाई 2, और अंदर क्या आ गया √3 के क्रॉस आई जे, ये आएगा। अब मैं तुम्हें बेटर तरीका बताता हूं, इससे आसान पता है क्या रहता, कि तुम्हें यार एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड करके हवा करते हुए चलने पर तुम्हें समझ में आ गया था एरिया वेक्टर ऐसे आने वाला है, इसकी डायमीटर के लॉन्ग ऐसे। तो यार अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो यार ये अंगूठा 90 डिग्री पे बनेगा, यहां से 90 डिग्री पे ना यार, यहां पे 90 डिग्री। तो अगर ये 30 खिसका हुआ है, यहां से 90 बनाओगे तो ये टोटल 120 हो गया कि नहीं, तो वो y एक्सिस के साथ 30 पे होगा। मैग्नीट्यूड पहले ही पता है, तो अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पहले ही पता है तो टॉर्क वेक्टर तुम ऐसे ही लिख सकते थे, क्या इसका एक कंपोनेंट पीछे आएगा और एक कंपोनेंट पीछे आएगा, और एक देखो यार पीछे माइनस आई, ऊपर प्लस जे, यानी 4 में से एक आंसर ढूंढना हो तो अक्सर हम एक ही ऑप्शन देखेंगे जिसमें माइनस आई और प्लस जे होगा, तो ऑप्शन टिक करना उससे भी आसान है। अब मैं कह रहा हूं चलो तुम्हें टॉर्क पता था, मैग्नीट्यूड ये लिखा है, तो तुम इसको लिख सकते हो माइनस टाउ साइन 30 जे, नहीं आई, सॉरी पीछे की तरफ साइन 30 आई प्लस टाउ कॉस 30, क्या कॉस कंपोनेंट जे में है और साइन कंपोनेंट ये हाफ है, ये √3/2 है, तो ये आ गया टाउ बाई 2 कॉमन ले लो, तो ये आएगा माइनस आई प्लस √3 जे। देखो यार इसी लुक में तो आंसर आया है। अब तुम टाउ की जगह क्या लिख दोगे, NIAB, क्या ज्यादा बढ़िया है ये करना। लेकिन इसको करने के लिए तुम्हें क्रॉस की बात याद होना चाहिए वेक्टर में। क्रॉस का नियम क्या है, पहले वेक्टर से हवा करते हुए दूसरे की तरफ चलो, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन, जैसी तुम्हें ये समझ में आएगा तो तुम 4 में से आंसर एक फिल्टर कर लोगे, फिर तुम्हें ना ये करने की जरूरत है ना ये करने की जरूरत है, जनरली ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ अब कोई तुमसे फॉर्मूला दे दे, मैथमेटिक्स में ही सब कुछ पूछ दे, तब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। बात क्लियर है यार, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पोटेंशियल जी पूछा है, पोटेंशियल जी पता है, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, म्यू बी थीटा किसके किसके बीच में, और वो एंगल कितना है, और 90 है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या हो गया यार, ओके मिलना चाहते हैं बुक से आए वो सर, मिलना चाहते हैं तो बताओगे नहीं तो हम नहीं मिलेंगे ना, बताओ कौन है? सर, वो बुक्स हैं इन नीट से रिलेटेड। हाँ तो कह दो क्लास के बाद आना, 1 बजे के बाद आ जाए।
यही तो क्वेश्चन था। ये ए रेडियस का आधा लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है। ये 4 क्वेश्चन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू, कितने लोगों ने लिख लिया यार? क्या आएगा? एन है ही नहीं, एन ना दिया हो तो 1 टन माना जाएगा। तो आई पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बी, हाँ सॉरी एन आई ए, एन की जगह बस इतना ही हो गया, खत्म। इतना कितने लोग लिख लिया यार? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर लूप के बीच में हाथ रखना है और हाथ को कर्ल करना है। तो कर्ल करके अंगूठा कहाँ आ रहा है? अंदर। भाई 2 संभावना है, या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। तो पक्का कैसे होता है? पक्का होता है हाथ को कर्ल करके। तो म्यू वेक्टर क्या हो गया? आई इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस के कैप। टॉर्क कितना? तो टॉर्क होता है म्यू बी साइन थीटा। थीटा कितना? 90। बिल्कुल सही यार। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर अंदर है, तो साइन 90। कितने लोगों ने लिख लिया है? कोई दिक्कत है? इतना आ गया यार। साइन 91 होता है, तो ये बन गया पाई ए स्क्वायर आई बी बाई 2। टॉर्क वेक्टर एरिया वेक्टर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो रूल क्या है? एरिया वेक्टर से एरिया वेक्टर अंदर है। चलो एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो रूल क्या है हमने पढ़ा है? एरिया वेक्टर से हवा करते हुए कहां चलना है? तो अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओगे तो अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? तो हमें कुछ करना ही नहीं है टॉर्क वेक्टर के लिए। तो हमें मैग्नीट्यूड पहले से पता चल गया है, पाई ए स्क्वायर आई बी बाई 2, और उसके साथ और क्या लिख देना है? आई कैप प्लस आई कैप। कोई कहेगा नहीं सर अगर ये वेक्टर में पता था और बी को भी वेक्टर में लिख दे, उससे करें तो बिल्कुल कर सकते हैं यार। टॉर्क की डेफिनेशन है म्यू क्रॉस बी, तो क्रॉस वाला नियम तो हमेशा काम करेगा। देखो जरा कैसे। म्यू का आंसर हमने लिखा है आई पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस के कैप। साथ में बी को तुम क्या लिखोगे? बी उसका मैग्नीट्यूड है, तो बी जे कैप लिखोगे, बी जे कैप। तो क्रॉस किसका किसका हो गया? के क्रॉस जे, दो का प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे बताओ के क्रॉस जे क्या होता है? हाँ
माइनस आई तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब भी वही आया है। तो क्रॉस करना बढ़िया है या उससे करना है? देखा, जब कुछ ना समझ आए तो क्रॉस ही करना चाहिए। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हवा करते हुए चलो तो अंगूठा कहां आ रहा है, राइट आ रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जरा एक और कैटेगरी का क्वेश्चन, ये मैं बस याद दिला रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल जी का ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, माइनस म्यू बी कॉस थीटा, माइनस माइनस बताया था कि नहीं, माइनस भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने पढ़ा था यार, माइनस पी कॉस थीटा या माइनस पी डॉट। तो पोटेंशियल जी जब जब फिजिक्स में आती है तो उसका यूज क्या होता है, हम पोटेंशियल जी की मदद से वर्क डन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं नहीं, क्योंकि वर्क डन रेस्ट टू रेस्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट रेस्ट टू रेस्ट, यार ये बातें पूरी फिजिक्स के लिए वैलिड है। W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के होता है, लेकिन अगर रेस्ट से रेस्ट लिखा है, रेस्ट टू रेस्ट, तो W एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा के क्या हो जाता है, जीरो, वरना तो ये डेल्टा U प्लस डेल्टा के भी होता है। क्वेश्चन पूछा यार वर्क डन 60 डिग्री से 90 डिग्री रोटेट करने का बताओ, तो तुम्हें क्या कर देना यार, U 90 डिग्री पाला माइनस U, है ना, मान लेते हैं इसका म्यू दिया है, लेट अस से इसका म्यू पता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर पता है, या NIA पता है, जो कुछ भी है दिया है। तो 90 डिग्री पे क्या हो गया, म्यू कॉस, और एक माइनस लगा देंगे, माइनस भी तो है फॉर्मूले में। 60 डिग्री पे क्या लिखोगे, माइनस म्यू बी कॉस 60, तो ये क्या हो गया यार, कॉस, यही वर्कडन आ गया। जीरो से थीटा रोटेट करने का वर्कडन बताओ, करके बनाए, निकाल के बनाए। ये एक्चुअली जीरो से थीटा वाला फेमस है, फॉर्मूला के तौर पे आता है, बट मैं तुम चाहता हूं तो फॉर्मूला मत याद रखो, तुम सीधे बस ये याद रखो W एक्सटर्नल डेल्टा U होता है। क्यों, क्योंकि यार ये तो बहुत पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया यार, केवल जीरो से थीटा के लिए काम करेगा, 60 से 90 के लिए काम, 30 से 180 के लिए काम नहीं करेगा, जीरो से थीटा के लिए करेगा। म्यू और बी मेंशन किया है, ऐसा मान लें कि म्यू भी दिया है और बी भी दिया है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए हैं, बस मैं याद दिला रहा हूं। जब जब यू के फॉर्मूले तुम्हें पता हो, समझ लो ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। W एक्सटर्नल वर्क डन ऑन रोटेटिंग, तो अपने आप मान लो कि यार ये अपने आप तो घूमता नहीं है, तो इसका मतलब किसी एजेंट ने इसको घुमाया है 0 डिग्री से थीटा डिग्री के लिए। तो यार W एक्सटर्नल कितना हो गया, 0 डिग्री वाला U माइनस थीटा डिग्री वाला U, तो 0 डिग्री वाला U कितना हो गया, माइनस म्यू बी कॉस 0, 90 थीटा डिग्री वाला हो गया माइनस म्यू बी कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है तो ये आ गया माइनस म्यू बी, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस म्यू बी कॉस थीटा। म्यू बी कॉमन आ गया तो ये अंदर आ गया 1 माइनस,
जीरो से दिखता रहना पड़ेगा। अच्छा, थीटा में से जीरो घटाना था, सॉरी। तो ये थीटा रख देते हैं, ये 0 डिग्री रख देते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये फॉर्मूला आएगा म्यू बी 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, बट मैं चाह रहा हूं कि तुम इसको इतना फेमस मत याद रखो, तुम्हें बस ये याद रहना चाहिए W एक्सटर्नल डेल्टा यू होता है और U बराबर कितना होता है, माइनस म्यू बी कॉस थीटा होता है। ऐसी प्रैक्टिस हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करी है, पहले ग्रेविटेशन में इस तरह के फॉर्मूले में बहुत प्रैक्टिस करी है। नोट कर लिया भाई? हमने अभी शुरुआत करी थी इस टॉपिक की, करंट चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, और फिर हमने बात करा कि अगर वो वायर के अंदर है तो भी फोर्स लगता है। भाई करंट फ्लो का मतलब भी तो चार्ज फ्लो है, तो चार्ज चाहे फ्रीली बाहर फ्लो करे तो भी फोर्स लगता है, चार्ज चाहे वायर के अंदर फ्लो करे तो भी फोर्स लगता है। फिर हमने कहा कि अगर उस वायर से कॉइल बना दी गई तो उस पर क्या संभावना है, टॉर्क लगने की। अगर कॉइल से चार्ज करंट कैरिंग लूप बना दिया गया तो उस पर संभावना क्या है, टॉर्क भी लग सकता है, लेकिन कब लगता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे हो, है ना। 90 डिग्री पे होगी तो नहीं लगेगा। अब मैं कह रहा हूं एक चार्ज अगर अपने ही रास्ते में बार बार घूम के रिपीट कर रहा है अपना रास्ता, सर्कुलेटिंग चार्ज है, सर्कुलेटिंग चार्ज एक करंट जैसा है, भले वो चार्ज एक है लेकिन अगर बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक वायर जैसा ही है। जैसे वायर में बहुत सारे चार्ज कैरियर घूमते हैं, इसके अंदर एक ही चार्ज कैरियर है लेकिन वो इतना तेज घूम रहा है कि उसको हम एक करंट का दर्जा दे सकते हैं। तो ये करंट कैरिंग लूप जैसा ही है। मान लिया ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू, मतलब कि ये 1 सेकंड में न्यू बार ऑसिलेट कर जाता है। यानी सोचो 1 सेकंड में एक चार्ज क्यू का चार्ज 100 बार ऑसिलेट कर जाए, तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर गया, तो करंट क्या होता है, करंट होता है किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितना चार्ज पास कर गया। अच्छा बताओ ये चार्ज अगर एक चक्कर लगेगा तो कितना करंट पास होगा, कितना चार्ज पास होगा, कितना चार्ज पास होगा, क्यों। अगर ये 100 चक्कर लगाएगा तो कितना चार्ज पास हो गया, 100 क्यू। फ्रीक्वेंसी होता है कितना चक्कर पर सेकंड लगाया, तो जितना अगर 100 चक्कर पर सेकंड लगाया तो क्या हम कह सकते हैं इधर से 100 क्यू चार्ज पर सेकंड पार कर गया, नहीं। करंट भी तो यही होता है, कितना चार्ज पर सेकंड। तो देखो यार करंट का फॉर्मूला मैं बहुत ऑब्वियस लिख रहा हूं यार, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। देखिए यार चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो गई, पर सेकंड। तो ये क्या बन गया, कूलम पर सेकंड। यही क्या होता था, एंपियर। तो यार इस आई का मैं सिंपल फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हमें इस लुक में याद रखना है। अब इसके और भी लुक बनाए जा सकते हैं। सोच यार इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन न्यू दे रखा है, इसकी जगह अगर कोई कह दे नहीं टाइम पीरियड टी दे रखा है, तो बता टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होता है, हाँ। तो तुम इसको क्यू बाई टी लिख सकते हो। क्या अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है, तब फ्रीक्वेंसी और ओमेगा कैसे रिलेटेड होता है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई। तो देखो यार एक ही याद रखना, बाकी सब हम बना लेंगे। क्या तेरी बात समझ में आ गई, करंट लिखना आ गया। अब मुझे बताओ अगर एक करंट कैरिंग लूप होता है तो उसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कि नहीं, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, म्यू बराबर एन आई ए। तो नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है भाई, एक चार्ज है तो एक ही टर्न है, लेकिन आई की जगह क्या आ गया है, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, और ए की जगह कितना, पाई आर स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं। अच्छा एक और फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, अभी बात खत्म नहीं हुई।
ओमेगा और वी कैसे रिलेटेड होते हैं? V इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V बाई आर। तो यार ये भी एक फॉर्मूला बन गया, Q इंटू वी बाई ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया? संभावनाएं बहुत सारी हैं लेकिन हम याद एक ही रखेंगे, यही से सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, कोई दिक्कत है क्या? इसको हम वी के टर्म लिखना चाहें तो वी के टर्म में फैशन चल रहा है इसलिए, तो फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखोगे, फिर फाइनली आ गया है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? क्यू बी आर बाई 2। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, फेमस है। यस ये फेमस है, इसीलिए मैं वी के टर्म में लिख रहा हूं। बट फेमस होने का मतलब तुम अपना सीक्वेंस मत खो, पहले तुम्हें यही याद आना चाहिए, क्योंकि ये याद आना बहुत ऑब्वियस है। तो जो ऑब्वियस है वो याद आ जाए तो फिर तुम नॉन ऑब्वियस निकाल लोगे। अब याद हो जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है यार, करते करते बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, लेकिन रास्ता अपना क्लियर रखो कि पहले हमें ये याद आना चाहिए, हर चीज को एक प्रायोरिटी के साथ दिमाग में रखना है। अगली चीज जो ये भी बहुत फेमस है, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो। किसका किसका? एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अभी अभी हमने देखा है सर्कुलेटिंग चार्ज का, ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज। ये सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं? सर्कुलेटिंग चार्ज के लिए। बता इस सर्कुलेटिंग चार्ज का एल सर्कुलेटिंग चार्ज तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी मास का एंगुलर मोमेंटम हमने क्या पढ़ा है? mvr या आई ओमेगा, क्योंकि ये पार्टिकल सिंगल पार्टिकल रिजिड बॉडी नहीं, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे? mv। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या पढ़ा है? क्यू वी आर बाई 2। तो वी आर कैंसिल, ये कितना आ गया? मैं उल्टा लिख रहा हूं यार, म्यू बाई एल चलता है यार, उल्टा हो गया यार, कोई बात नहीं। चलो ये 2m बाई क्यू आ गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं म्यू बाई एल क्या होगा? क्यू बाई 2m। ये ज्यादा फैशन है यार, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम म्यू और एल का रेशियो, ये भी बहुत फेमस रिजल्ट है। सोचो यार, एक प्लस ई चार्ज है तो म्यू और एल का रेशियो ई बाई 2m होगा। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए यही रेशियो पूछा जाएगा, तो क्या लिखोगे? तब ये रेशियो आता है माइनस ई बाई 2m। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पॉजिटिव चार्ज अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अंदर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का फ्लो ही करंट होता है। लेकिन अगर नेगेटिव क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट उसके अपोजिट सोचा जाएगा, तो एरिया वेक्टर, इसलिए ये माइनस का फर्क होगा। पॉजिटिव के लिए q बाई 2m होता है तो q बाई 2m। अब चार्ज प्लस ही दिया जाए तो प्लस ही बाई 2m, माइनस ही दिया जाए तो, यार ऐसे याद रखना आसान है यार, प्लस के लिए प्लस ही बाई 2m, माइनस के लिए माइनस ही बाई 2m। बीच के कारण भूल भी जाओ तो चलेगा। तो यार आधा घंटा बचा है, गैल्वेनोमीटर थोड़ा अलग टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस यहीं कर ले। अभी अगली क्लास